हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार सिपाल सक्तावत जी। सिपाल सक्तावत जी वही शख्स है जिन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कई राज्यों में अभियान चलाया था, कई स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने किए थे और जिसी को आधार मानते हुए आमिर खान ने अपने प्रोग्राम सत्यमेव जयते में इस मुद्दे को उठाया था। आइए बात करेंगे सिपाल जी से ही कि आखिर क्यों उन्होंने इसी मुद्दे को चुना। सिपाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। दीपक जी शुक्रिया। एक आपसे जानना चाहूँगा, सिर्फ कन्या भ्रूण हत्या ही क्यों? कई सारे और ऐसे टॉपिक्स हैं, पत्रकार लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन क्यों इसी मुद्दे को आपने छुआ, इसी पर काम करना स्टार्ट किया? दीपक जी, जब हमने ये प्लान किया था 2005 में मार्च में, उस वक्त चर्चा थी शक्ति कपूर के कास्टिंग काउच स्टिंग ऑपरेशन की। बीजेपी का जो एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसकी चर्चा थी। मुझे लगता था कि जो कैमरा है वो केंद्रित होना चाहिए अब सामाजिक मुद्दों पर। तो पहला तो हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, एक माँ को रेस्क्यू करवाया था बच्चों से जो जिनको कैद कर रखा था बच्चों ने, अभागी माँ के नाम से वो बड़ा चर्चित स्टोरी थी। उसके बाद में उसी दौरान हमने प्लान किया कन्या भ्रूण हत्या को एक्सपोज करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन की मदद लेने का। मुझे लगता था कि स्टिंग ऑपरेशन का उपयोग किसी नेता अभिनेता के बिस्तर तक जाने के बजाय सामाजिक मुद्दों तक जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। अगर हमने जब प्लान किया था तब शुरू में ये लगा था कि हम 2-5 मामलों को लेकर के और समाज को अवेयर करें, लेकिन जब हम इस मिशन पर निकले, मेरे साथ थी मीना शर्मा जो कि उस वक्त लेक्चरर थी, वो लेक्चरशिप छोड़ करके वो इस अभियान में साथ आई थी। 5 डिकोइज को उन्होंने चुना था। तो उसके बाद जब हम निकले थे तब हमें लगा कि नहीं, ये मुद्दा इतना बड़ा है जिसमें 4-5 केसेस को लेकर के ही बात नहीं उठाई जा सकती। और हम निकले तो फिर राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के और उत्तर प्रदेश के 40 शहरों में हमने स्टिंग ऑपरेशन किया। 140 डॉक्टर्स को ट्रेप किया और दुर्भाग्य से उनमें से 120 डॉक्टर ऐसे थे जो हाँ करने के लिए तैयार थे। हालांकि टेक्निकली हम साबित कर सकते थे 100 केसेस को, इसलिए हमने उन 100 चेहरों को बेनकाब किया जो कन्या भ्रूण हत्या में या सेक्स डिटर्मिनेशन में शामिल थे। क्या आपको लगता है सारा कुछ हुआ, सब कुछ एक्सपोज हुआ, सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ होना चाहिए था, जो कार्रवाई होनी चाहिए वो सारी चीज़ नहीं हुई, तो क्या लगता है आपको वाकई में कहाँ पर कमी रह गई थी दूसरे हैंड पर देखे, सरकार के हैंड पर देखे तो? देखिए दीपक जी, उस वक्त हमने जब प्लान किया था, खासकर मीना जी को ये लगता था कि तीनों महिलाएं हैं यहाँ पर, और वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेजी भी थी। मुझे लगता था कि जो अपराध ये हो रहा है उसमें अकेले पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, और मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी लेकिन उन्हें थी। तीनों प्रमुख पदों पर महिलाएं थी। राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, स्पीकर वहाँ की सुमित्रा सिंह थी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। तीनों से बड़ी उम्मीद थी। हमें लगता था कि राजस्थान पर जो एक दाग शुरू से लगा रहा है कन्या भ्रूण हत्या का, उसको मिटाने के लिए और पूरे देश को एक मैसेज देने के लिए वो तीनों महिलाएं कुछ करेंगी, लेकिन दुर्भाग्य से हो नहीं पाया उस तरह से। और 7 साल में हमारा अनुभव ये रहा कि जगह जगह अदालतों में हमें चक्कर खाने पड़े, अभी भी खा रहे हैं चक्कर, एविडेंस देने के लिए, और केसेस को जिस तरह से बंद करने की या उनका कत्ल करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ लड़ते रहे। मामला अब तब समझ में आया जब आमिर खान ने सत्यमेव जयते के जरिए एक बार इस मुद्दे को उठाया। क्या आपको लगता है सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई थी, सब कुछ ऑन कैमरा था, उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक इच्छा शक्ति की कमी थी सरकार के अंदर, सभी महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी संजीदगी से इस मुद्दे को नहीं लिया गया? जी बिल्कुल दीपक जी, एक बड़ा कोकस इसे कह सकते हैं, या सुपारी किलर्स का एक बड़ा गिरोह मान सकते हैं जो कन्या भ्रूण हत्याओं का अंजाम देते हैं। 2000 करोड़ के आसपास की इंडस्ट्री उस वक्त मानी जाती थी। 5 लाख कन्याएं हर साल इसी तरह से कोख में मार दी जाती है। और हमने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था उनकी उस वक्त आर्थिक हैसियत थी 800 करोड़ रुपए के आसपास, जो अब बढ़कर हज़ारों करोड़ में पहुंच गई है। तो एक बड़ा आर्थिक शक्ति भी हमारे सामने थी। 100 डॉक्टर्स जो प्रभावशाली डॉक्टर थे अलग अलग जगह के, 19 डॉक्टर ऐसे थे जो IAS IPS अधिकारियों के रिश्तेदार थे, कुछ डॉक्टर ऐसे थे जो पॉलिटिकल राजनीतिक घरानों से थे। जैसे झुंझुनू की जो डॉक्टर थी उसके पति जिला प्रमुख थे, ससुर MLA थे। एक डॉक्टर ऐसी थी जिसने जयपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तो इस तरह के पावरफुल चेहरे हमारे कैमरे में कैद हुए थे जो कहीं ना कहीं सरकार को मैनेज करने में, सरकार को अपनी तरफ करने में कामयाब रहे। मतलब शासन प्रशासन का संरक्षण निश्चित रूप से उनको प्राप्त था, यही नतीजा है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई? जी बिल्कुल। अब ये लगता है, हालांकि संरक्षण था या नहीं था, लेकिन सरकार ने उसे बहुत फौरी तौर पर लिया। सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो सरकार ने नहीं की, और उसका एक बड़ा कारण यही था कि जिन डॉक्टर्स को हमने ट्रेप किया वो सभी अपनी अपनी जगह के प्रभावशाली डॉक्टर थे, बड़ी हैसियत वाले डॉक्टर थे। वहाँ पर राजनीतिक लोगों का आना जाना था। तो जब वो इसमें फंसते नज़र आए तो कहीं न कहीं वो सरकार का समर्थन हासिल करने की उन्होंने कोशिश की, सरकार का संरक्षण हासिल करने की कोशिश की, और उसी का नतीजा हुआ कि जो केसेस एक जगह दर्ज किए थे
उन्हें राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में फैला दिया गया, ताकि हम बयान देते देते इतने थक जाएं कि न तो भविष्य में कोई स्टिंग ऑपरेशन प्लान कर सके और न ही डॉक्टरों का कुछ बिगाड़ने की स्थिति में आए। अच्छा, इस सारे मामलों की अगर बात करें, जिस तरीके से सारा ऑपरेशन आपने किया हो, डॉक्टरों से आप मिले, सबसे पहले तो आपके पास सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं जो वाकई में जिन है, तो उन लोगों को कैसे आपने मैनेज किया, कैसे उन लोगों को समझाया ताकि वो लोग तैयार हो सकें डॉक्टर के पास जाने के लिए, और डॉक्टर की मनोदशा, उन पेशेंट की मनोदशा, और डॉक्टर्स जब आप उनसे बात करते थे तो क्या लगता था उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, किस तरीके से वो बात करते थे, कैसा आपने महसूस किया? देखिए, डॉक्टर तो बिल्कुल सुपारी किलर के अंदाज में थे। डॉक्टर को कहीं उनकी संवेदनाएं नहीं थी, कहीं कोई मतलब नहीं था। 2000 रुपये में 4 डॉक्टर मिलकर के कत्ल करने को तैयार थे। उन गर्भवती महिलाओं को तैयार करना एक बहुत मुश्किल काम था, जो डॉक्टर मीना शर्मा ने किया। 5 महिलाओं को उन्होंने तैयार किया। कम से कम वो 500 महिलाओं से मिली होंगी, तब जाकर के 5 महिलाएं तैयार हुई। लेकिन जब वो तैयार हुई और उनको सामाजिक सरोकार नज़र आया, तो मैं आपको बताऊं कि जो रोल मेरा रहा होगा या मीना जी का रहा होगा, उससे बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक ऑपरेशन में मदद करना, अलग अलग अस्पतालों में जाना और अपनी कोख में पल रहे बच्चे को मारने की बात करना, ये अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है जो उन महिलाओं ने किया। और इसीलिए मैं जब भी ये बात आती तो उन महिलाओं को सैल्यूट करता हूँ, मीना शर्मा को करता हूँ, जिन्होंने एक कमिटमेंट के साथ में उनको तैयार किया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, डॉक्टर से जब आप बात करते थे तो पहली बार जब आप इस संबंध में बात करते थे तब उनका रवैया क्या रहता था? क्या लगता था वाकई में उनको जिस तरीके से अपराध है, कोई डर उनको है, या वो लोग रियली में इसको लेकर क्या सोचते थे? पहली बार में ही तैयार हो जाते थे, तो कैसा मतलब उनका रिएक्शन रहता था, इसको लेकर क्या कहें? दीपक जी, मुझे सिर्फ अहमदाबाद के कुछ एग्जाम्पल नज़र आते हैं जहाँ पर सरकार का डर था। जब भी किसी डॉक्टर से हम मिले तो उन्होंने कहा कि आपको पता है सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र भाई की सरकार है। वहाँ पर ये डर नज़र आया था। बाकी कहीं कानून का जिक्र जरूर उन्होंने किया कि कानून ऐसा बन गया, ये बन गया, लेकिन डर जैसी चीज़ उस वक्त तक उनमें नहीं थी जो अब उनमें डर है, जो जिस तरह से वो अब डरे हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात ये कि बहुत मुश्किल से 2-4 चेहरे ऐसे मिले जो संवेदनशील थे, जिन्होंने इसको रोकने की बात कही, जिन्होंने समझाने की कोशिश की, और एक डॉक्टर ऐसा मिला जिसने ये कहा कि अगर आप नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलवा लूँगा। तो इस तरह के चेहरे कम थे, हालांकि वो सुकून देने वाले थे, लेकिन 140 में से 120 डॉक्टर का हाँ भर देना, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में डॉक्टर इस सुपारी किलिंग के लिए तैयार थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, डॉक्टर्स को डर बिल्कुल नहीं था जैसे आपने बताया, लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह वार्निंग्स लगी रहती हैं, सारा कुछ लगा रहता है, तो उसको पहली बार जब उनसे बात करते तो पहला रिएक्शन उनका कैसा था? देखिए दीपक जी, वार्निंग हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद में लगना शुरू हुआ है। जब ये एक्सपोज हुआ उसके बाद में बहस छिड़ी पूरे देश में, राज्यसभा में बहस हुई। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अपनी शपथ में कन्या भ्रूण हत्या को लेकर गंभीरता जताई। राष्ट्रपति ने लाल किले से, प्रधानमंत्री ने लाल किले से ये बात कही। तो उसके बाद में ये माहौल बनना शुरू हुआ। उससे पहले न तो वो कानून को समझना चाहते थे, न कानून की उनको परवाह थी। ये कह सकते हैं कि कानून को उन्होंने ठेंगे पर रखा अपने, और बेधड़क और अलग तरीके से वो काम करते नजर आए। उनके मन में कहीं कोई संवेदना नहीं थी, कहीं भी ये चिंता नहीं थी कि समाज में जो सेक्स रेशो गिर रहा है वो कितना गंभीर हो सकता है। अच्छा, सभी स्टेट्स में आप लोग गए, आपने इस कन्या भ्रूण हत्या को लेकर पूरी स्टडी भी की। देश के पूरे हालात की अगर बात करें तो कहाँ पर अब तक आपको लगता है कि वाकई में स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह है, और क्या इसके पीछे मुख्य वजह आप मानते हैं कि वाकई में अवेयरनेस की कमी, या कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है सरकारी की, लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुँच पाती? देखिए, चाइल्ड सेक्स रेशो को अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश और लाहौल स्पीति को छोड़कर पूरे देश में स्थिति बहुत गंभीर है। लगातार अब गिर रही है स्थिति। और हिमाचल प्रदेश और लाहौल स्पीति को देखते हैं तो एक सुकून मिलता है, जहाँ पर 1000 से ज़्यादा लड़कियाँ 1000 लड़कों पे 1057 के आसपास है। बाकी खासकर शिक्षित इलाकों में, शिक्षित जो इलाके हैं, शहर हैं, वहाँ पर तो बहुत भयावह स्थिति है। मुझे थोड़ी बहुत नज़ीर, थोड़ा बहुत सुकून जो कहीं से दिखता है वो दिखता है आदिवासी इलाकों से। आदिवासी इलाकों में लड़कियों की कद्र हो रही है। वो इसका एक वजह ये भी हो सकती है कि उन्हें अभी सेक्स डिटर्मिनेशन का ये पता नहीं है, वहाँ पर इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है, या उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। वरना हर शहर में ये कारोबार खुलेआम चल रहा है, पनप रहा है। और जो स्थितियाँ हो रही है उसमें मुझे लगता है कि आने वाले 10-5 साल बाद में लड़कियाँ किस तरह से अपने घरों से निकल पाएगी, बहुएँ अपने घरों में रह पाएंगी या नहीं रह पाएंगी, माएँ बाज़ार में निकल पाएंगी या नहीं निकल पाएगी। क्योंकि सवाल 200 या 1000 पे 200 लोगों के कुंवारे होने का नहीं है। वो जो 200 लोग कुंवारे होंगे वो 800 लोगों का, जिनके घरों में बहू बेटियाँ होगी, उनका जीना हराम करेंगे, मुश्किल करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अब बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है।
देश को जागना चाहिए, नौजवानों को जागना चाहिए और समाज को जागना चाहिए, क्योंकि सरकार के भरोसे कोई काम नहीं किया जा सकता। कानून बनते हैं और लोगों की फितरत तो यही है कि कानून बनता ही तोड़ने के लिए। हमने जिस एक एसोसिएट प्रोफेसर को पकड़ा था जो प्रमोट करके सुप्रिटेंडेंट बना दी गई, डॉक्टर राजेश्वरी गुप्ता, उनका तो कहना ही यही था कि रूल्स फॉर फूल्स। तो ये जो एक मानसिकता है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। सत्यमेव जयते को लेकर आपसे बात करना चाहेंगे। किस तरीके से जिस तरीके से पहला एपिसोड जो शुरू हुआ था, एक मुहिम उन्होंने शुरू की थी जो आम जन से जुड़े मुद्दे हैं जहां पर लोग सबसे ज़्यादा भुगत रहे हैं, तो किस तरीके से सत्यमेव जयते में आप उनके थ्रू आए और किस तरीके से सारा कुछ हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्यमेव जयते की जो टीम है उससे मैं करीब 1.5 साल पहले संपर्क में आ गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। जब उन्होंने पहली बार अप्रोच किया था तो एक हताशा भी थी। मैं नहीं चाहता था कि अब इस मुद्दे पे, क्योंकि जब भी आप अतीत में जाते हैं तो आपने अपने संघर्ष याद आते हैं। घर पर अटैक हुआ, मदर की डेथ इसी संघर्ष के दौरान हो गई, जगह जगह मुकदमों में भटकना पड़ा, ब्लैकमेलिंग के मुकदमे दर्ज हुए, उनसे लड़ना पड़ा। तो उस वक्त मैं उसमें अतीत में नहीं जाना चाहता था। हालांकि सब चीज़ें हमने प्रूव की और कानूनी तौर पर सब कुछ साबित हुआ कि जो कुछ हमारे खिलाफ हुआ वो एक साजिश थी। जब उन्होंने संपर्क किया तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन स्वाति भटकल जो कि उनकी रिसर्च टीम की हेड थी, उन्होंने एक बार फिर संपर्क किया। पहले उन्होंने मेरी फैमिली के स्ट्रगल को शूट किया, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। और जब तक मैं मुंबई गया तब तक मुझे ये पता नहीं था कि ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई वो आमिर खान साहब के लिए बनाई गई। जब मैं सेट पर पहुंचा और आमिर खान साहब नाम पुकार करके एक तरह से दौड़ते हुए आए और उन्होंने गले लगा लिया, तब मुझे लगा कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी उसे इन्होंने देखा है और उसके बाद में वो इस पर कुछ करना चाहते हैं। और जो 2-3 मीटिंग हुई तब तक ये समझ में नहीं आया था कि वो क्या करना चाहते हैं। तब तक मुझे लगता था कि शायद वो फिल्म प्लान कर रहे हैं। किरण जी से मुलाकात हुई, किरण राव जी ने अलग अलग केसेस पर बात की, लेकिन बाद में पता चला कि आमिर खान एक बड़े मुद्दे के साथ आ रहे हैं। 2.5 साल से वो इस पर रिसर्च कर रहे थे और मेरे पास जो जानकारियाँ थी वो वहाँ जा कर के मुझे लगा कि आमिर खान मेरे से ज़्यादा अपडेटेड हैं, मेरे से ज़्यादा जानकारियाँ उनके पास मौजूद हैं। अब आपको क्या लगता है, आमिर खान ने इस मुद्दे को उठाया, सारा कुछ दिया, वाकई में इसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट जागी भी, अशोक गहलोत ने खुद उनको वहाँ पर बुलाया था। अब आपको क्यों लगता है, कोई उम्मीद की वाकई में इस पर काम होगा और आगे किस तरीके से देखते हैं कि आपको लगता है कि जो मुहिम आपने शुरू की थी अब उसमें कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही, कुछ कार्रवाई होगी या कुछ ऐसे कदम उठेंगे जिस पर आपको लगेगा वाकई में आपने एक अच्छा काम किया था? दीपक जी, इनिशिएट किया आमिर खान साहब ने, उसके बाद में बदलाव हुआ है। वहाँ पर सरकार ने पूरे केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की बात कही है। एक पब्लिक सपोर्ट हमारे साथ एक बार फिर आया है, जो उस वक्त भी था। उस वक्त भी एक आंदोलन ज़बरदस्त खड़ा हुआ था हमारे पक्ष में और एक दबाव सरकार पर बना था। हालांकि सरकार का अपना काम करने का तरीका होता है। इस बार ये चेंज महसूस हो रहा है कि एक तो इसकी भयावहता समझ में आई है सबके कि किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं। दूसरी बात, सरकार ने इसमें जिला कलेक्टर्स को इन्वॉल्व किया है, पूरी तरह से प्रशासनिक ढांचे को सचेत किया है और नतीजा ये है कि राजस्थान के जो 250 के आसपास सब डिविजनल हेडक्वार्टर हैं वहाँ तक की सोनोग्राफी मशीनों की अब तक जांच हो चुकी है। जबकि जब हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था तब 600 सोनोग्राफी सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर जयपुर में थे। उनमें से 300 तो ऐसे थे जिनकी कभी पड़ताल ही नहीं की गई, उनसे पूछताछ नहीं की गई, उनका रिकॉर्ड तक नहीं देखा गया। अब जा कर के एक अवेयरनेस ड्राइव हुई है, वो कितने दिन तक रह पाती है, कितना कंटिन्यू सरकार कर पाती है और किस तरह का दबाव डॉक्टरों पर बना रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि जो काम 7 साल पहले हम नहीं कर पाए थे उसे सत्यमेव जयते ने पूरा किया और कहीं न कहीं आमिर खान की जो क्रेडिबिलिटी है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। जिस शिद्दत के साथ, जिस संजीदगी के साथ, जिस सहजता के साथ और जिस सरलता के साथ आमिर खान ने इस मुद्दे को उठाया, मुझे लगता है कि राजस्थान ही नहीं पूरा देश इससे जागा है। इसमें आमिर खान इस मुद्दे से जुड़े, इस सेंसिटिव मुद्दे को उन्होंने उठाया, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में एक अभिनेता हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो उनके आने के बाद से वाकई में एक नई मुहिम सरकार ने भी शुरू की है, कहीं ना कहीं लोगों में भी एक अवेयरनेस आएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं अभिनेता होते हैं, सेलिब्रिटी जो होते हैं, लोग उनको देखना पसंद करती है, उनके मुँह से सुनना पसंद करती है। जिस तरीके से 7 साल पहले जो रिस्पॉन्स आपको उस समय नहीं मिला, उस तरह का अब देखने को मिल रहा है। दीपक जी, उस वक्त देखो मीडिया भी सेंसिटिव नहीं था इसको लेकर के। प्रिंट मीडिया या जो भी टेलीविज़न था उसकी समझ की बात उस वक्त तक नहीं थी। बात अगर आमिर खान की करें तो आमिर खान की जगह अगर कोई और सेलिब्रिटी होती तो मुझे लगता है इतना संजीदगी से उसको नहीं लिया जाता। एक क्रेडिबिलिटी है उनकी, तारे ज़मीन पर हो चाहे 3 इडियट्स हो, उन्होंने हर फिल्म में किसी सामाजिक मुद्दे को छुआ है, सामाजिक मामले को अपनी तरफ से अप्रोच करने की कोशिश की है। तो उनकी संजीदगी थी, उनका रिसर्च था और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने उठाया है, मुझे लगता है कि कोई उसको इग्नोर आसानी से नहीं कर सकता। मैं अगर कन्या भ्रूण हत्या के मामले को भी छोड़ दूँ
तो जो मामला, जो बिल काफ़ी सालों से अटका हुआ था चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ वाला, वो आमिर खान के शो के बाद में लोकसभा में पारित हुआ है। डॉवरी को लेकर के एक बार फिर बहस खड़ी हो रही है। और मुझे जहाँ तक पता है, आमिर खान का हर शो पिछले वाले शो से कहीं ज़्यादा प्रभावशाली और बड़े मुद्दे के साथ आएगा। उनका रिसर्च अल्टीमेट है, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इतना बड़ा रिसर्च उन्होंने किया होगा। और मैं एक तरह से उनके आगे ये सोच करके नतमस्तक हूँ कि एक आदमी अभिनेता जिसका काम है अभिनय करना, और वो इतने बड़े मुद्दे के लिए 125 करोड़ रुपए के अपने सालाना कमिटमेंट को छोड़ करके एक शो करना पसंद करता है और उसके लिए अपनी जान झोंक देता है, 2.5 साल तक वो काम करता है। तो मुझे लगता है कि उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। वो एक सेलिब्रिटी नहीं है मेरे निगाह में, अब वो एक एक्टिविस्ट की भूमिका में है, एक सामाजिक व्यक्ति के बतौर उसमें है। और उन्होंने बतौर एक्टर जो एक कैनवास पूरा मिलना चाहिए था, उसका इस्तेमाल किया सामाजिक मुद्दे के लिए। उसके बाद अब जो दूसरे स्टेट्स थे वहाँ पर क्या स्थिति, वहाँ पर क्या आपको लगता है कितना काम होने की ज़रूरत है, कैसे स्टेप्स उठाए जाने की वहाँ पर ज़रूरत है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो ये लागू किया गया था वो हमारे स्टिंग ऑपरेशन के तुरंत बाद कर दिया गया था, 7 साल हो गए उसको। गुजरात में उस वक्त जगह जगह छापे डाले गए थे। इस बार सत्यमेव जयते के प्रसारण के बाद में राजस्थान में छापे डाले गए हैं, वहाँ पर रिकॉर्ड सीज किया गया है डॉक्टर्स का, क्लिनिक्स का। तो प्रक्रिया अब शुरू हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे स्टेट जो हैं उनको अब ये देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि पहले उनका सेक्स रेशो डिक्लाइन हो, उसके बाद में उसको लेकर के गंभीर हो। और जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा मजबूती मानते हैं अपनी, कि हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि इसमें पढ़े लिखे लोग ही इसमें इस बीमारी का सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। उनको बेटी चाहिए ही नहीं, और उनको पता चल गया है कि किस टेक्नोलॉजी के तहत पता किया जा सकता है, सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है, सेक्स सिलेक्शन किया जा सकता है, और उसके बाद में उसको अबॉर्ट करवाया जा सकता है। तो अब उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश को, पूरे देश की जितने भी राज्य हैं उनको अब सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि ये रोग बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मुझे लगता है कि आमिर खान ने सोए हुए समाज को जगाया है, झकझोर भी दिया है। अब उसे लगातार नींद से जगाए रखने की ज़रूरत है, और उन लोगों को झकझोरने की ज़रूरत है जो इस अपराध में शामिल है। आपने कई तरह की तकलीफें वहाँ पर फेस की इसको लेकर, जैसे आपने बताया ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे, घर पे अटैक हुए, आपकी मदर जो एक्सपायर हुई इसी को लेकर हुई, तो उस समय कैसा महसूस किया? उस समय क्या आपको वाकई में लगता था कि जो सारी चीज़ें हो रही, तो कहीं ना कहीं आदमी टूट जाता है, लेकिन उसके बावजूद आपने इन सारी चीज़ों को फेस किया, इनको लेकर आपने पूरी लड़ाई एक लड़ी है जो लगातार जारी भी है, और कहीं ना कहीं आज उसका असर देखने को मिलता है। तो उसको तब का समय है और आज का समय आप कैसा सोचते हैं, खासकर जो शो आमिर खान का आया सत्यमेव जयते उसके बाद? देखिए, अतीत की तरफ तो मैं देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसमें मुझे अगर सबसे बड़ा गम मिला है तो माँ को खो देने का है। मैं वकीलों से कानूनी कवायद में लगा हुआ था देर रात को। मेरी पत्नी लगातार मुझे फ़ोन कर रही थी कि मदर की तबीयत ठीक नहीं है, और मैं सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट से राय मशवरा करने में लगा हुआ था, एक पुलिस अधिकारी साथ थे। और जब मैं पहुँचा तब तक पता चला कि वो हार्ट अटैक तीसरी बार हुआ और उनकी जान चली गई। मेरे जाने के बाद में ये होता, वो एक तरह से मेरा इंतज़ार ही कर रही थी शायद, और वो मुझे गम बार बार सालता है। मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाया, और एक बड़े इस तरह के मुद्दे में उलझ करके मैं उसकी ग्रेविटी को नहीं समझ पाया। बाकी जो कुछ अब हो रहा है इस पर भी अगर मैं छोड़ दूँ तो मुझे सुकून हमेशा इस बात का रहा कि अगर हमारे संघर्ष से एक लड़की की भी ज़िंदगी बच गई तो हमारे लिए बहुत है। क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो संघर्ष आपको झेलना पड़ता है, और आप धारा के विपरीत बहते हैं तो और बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो सड़क हादसों में मारे जा करके कोई कंपनसेशन लेना चाहता हूँ, या किसी इस तरह की स्थिति में मारा जाना पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अगर काम करते हुए मौत का सामना करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि मुझे फैमिली सपोर्ट मिला, मित्रों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, और जब ये संघर्ष चल रहा था तो दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने आर्थिक मदद भी की कि आप इससे लड़ें, झुके नहीं, और इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाएं। आप एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं, राजस्थान, जो इसको लेकर कुख्यात रहा है, खासकर कई सारे ऐसे मामले वहाँ पर होते हैं, और इसके साथ साथ एक बालिका वधू खासकर जो शादियाँ हो जाती हैं लड़की बहुत जल्दी कर दी जाती है। उसके बाद आपने उस स्टेट से मुहिम जारी की, और अब ये नतीजा है कि इस प्रोग्राम के बाद कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट जागी है। भले ही उस समय वसुंधरा राजे वहाँ पर थी, उन्होंने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं वहाँ पर कदम उठाए हैं, और एक मतलब आशा की किरण यहाँ पर जगी कहने की अब शायद उन पर कार्रवाई होगी। तो अब सारी चीज़ों को देखते हैं, सारी चीज़ों को तब क्या आप क्या सोचते हैं? देखिए दीपक जी, मैं आशान्वित हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं ये नहीं मान सकता कि सरकार कुछ करने वाली है, क्योंकि वही डॉक्टर हैं, प्रभाव उनका आज भी कम नहीं हुआ है, राजनीतिक घरानों में उनकी पकड़ है।
एक दबाव बना है मुख्यमंत्री जी पे, और सरकार उस चीज़ को समझ भी रही है। मुख्यमंत्री ने इसको संजीदगी से भी लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ कमियां हमारे स्तर पर कानूनी तौर पर रही है, हम उसको भी एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या जो केसेस बंद हुए थे उनको हम किस तरह से रीओपन करवा सकते हैं, किस तरह से उन मुद्दों को, उन मामलों को वापस सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। तो एक अकेला जो लड़ाई में लड़ रहा था, मुझे लगता है कि सोसाइटी हमारे साथ है और सरकार इसकी गंभीरता को समझ रही है। हम जो हमारे स्तर पर और कुछ हो सकता है उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सरकार अगर फास्ट ट्रैक पर इस मामले को ले आए तो जल्द से जल्द इसमें निर्णय हो, ताकि एक डर पैदा हो। डॉक्टरों को सज़ा दिलवाना हमारा कोई मकसद नहीं है कि उनको जेल में भेजा जाए तो हमें सुकून मिलेगा। हमारे लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर्स में कानून का भय पैदा हो, डॉक्टर समझें, और 1-2 डॉक्टर, 5 डॉक्टर, 10 डॉक्टर अगर जेल जाते हैं तो उसकी वजह से अगर 10,000 डॉक्टर समझ सकते हैं तो मुझे लगता है वो काम हमें करना चाहिए। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, उत्तराखंड में आप आए भी हैं अभी, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या स्थिति है? आपने लंबी स्टडी भी की है, और क्या आपको लगता है कि क्या यहाँ पर होना चाहिए इसको लेकर? दीपक जी, अवेयरनेस ड्राइव करने का और डॉक्टरों पर एक बंदिश बनाने का कार्यक्रम निश्चित रूप से शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि जो हिमाचल में सीन नज़र आ रहा है या लाहौल स्पीति में जो दृश्य नज़र आ रहा है वो उत्तराखंड में नहीं है। यहाँ भी ये रोग तेज़ी से फैल रहा है, और पहले कहा जाता था कि अशिक्षा सबसे बड़ा कारण होती है किसी भी अपराध का, लेकिन ये पहला मामला है जिसमें शिक्षित लोग सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। शहरों में सबसे ज़्यादा हो रहा है। शहरी लोगों को लड़कियां नहीं चाहिए, बेटियां नहीं चाहिए, उनको बहू चाहिए, माँ चाहिए, बहन चाहिए, लेकिन लड़की नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। तो ये जो सोच है वो शिक्षित इलाकों में ज़्यादा है, और दुर्भाग्य से कहें या सौभाग्य से कहें, यहाँ का जो शिक्षित वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आ रहा है। शहरी लोगों में ये समस्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर्स को अगर चेक करने की कोशिश नहीं की गई, जो फॉर्म F चेक करने का मामला है या PCPNDT एक्ट को लागू करने का मामला है, यहाँ तक कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद तो मध्य प्रदेश में स्टिंग ऑपरेशन को कानूनी मान्यता दे दी गई है। 2 लाख रुपए वहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन करने वाले को दिए जा रहे हैं, डिकोइज को दिए जा रहे हैं जो डॉक्टर को पकड़वा रहे हैं। राजस्थान में भी 1 लाख रुपए कर दिए गए, अलग स्टेट में भी इस तरह की चल रही। तो मुझे लगता है कि यहाँ की सरकार को भी इसको संजीदगी से लेना चाहिए। अब अलग अलग स्टेट में जिस तरह के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कोशिश होगी। राज्यसभा में उस वक्त जब हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था तब ये मामला उठा था, मेरे इलीगल डिटेंशन का मामला उठा था, इसको लेकर के एक संजीदगी के साथ बहस हुई थी। अब वापस मुद्दा उठा है, पूरा देश अब इसको समझ रहा है, सबके समझ में आ रहा है कि बेटियां नहीं होंगी तो घर नहीं बनेगा, बरकत नहीं आएगी घर में। और वेदों में भी कहा गया है कि बेटी बरकत लाती है। मुझे लगता है कि जो लोग बेटी को मार रहे हैं वो सिर्फ बेटी को नहीं मार रहे हैं, वो अपने भविष्य को मार रहे हैं, समाज को मार रहे हैं, समाज का रास्ता बंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कई बार सरकारें इसको लेकर, जैसे आपने बताया, संरक्षण प्राप्त होता है लेकिन बहुत लंबे समय तक सारी कार्रवाई नहीं खिंचती, तो कहीं ना कहीं लगता है राजनीतिक इच्छा शक्ति की इसमें कमी है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग हैं, जो लोग अगर खुद इस चीज़ को ठान लें वाकई में कि हम लोग ये नहीं करेंगे, या हम लोग हमारे आसपास जो सारी चीज़ें हो रही हैं उनको रोकेंगे, तो वाकई में लगता है कि एक असर इसका होगा, एक चीज़ निकल के आएगी, वाकई में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, राजनेता कहाँ से आते हैं? राजनेता भी इसी समाज का हिस्सा है। जो समाज बेटियों को पनपने नहीं देना चाहता, बेटियों को पैदा नहीं होने देना चाहता, जो सोच की गिरावट समाज में आ रही है वो राजनेताओं में भी है। और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मीडिया ने भी इसको इतना संजीदगी से नहीं लिया। 7 साल पहले जब हम ये ऑपरेशन कर रहे थे तब कोई इस चीज़ को, भयावहता को समझने के लिए तैयार नहीं था। तो तमाम फैक्टर थे उस वक्त। अब मुझे लगता है कि अति हो चुकी है, और हर सुधार की गुंजाइश जो है वो किसी अति के बाद शुरू होती है। बहुत ज़्यादा हो चुका है, समाज को भी अब समझ में आ रहा है। और अगर कहीं राजनेताओं की ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे लगता है कि उन्हें अब समझ लेना चाहिए, क्योंकि सामाजिक जवाबदेही उनकी है। समाज कैसे बचे ये राजनेताओं के समझने की बात है। डॉक्टर इन्फ्लुएंसिव हो सकते हैं उनके लिए, लेकिन उनको आप सुपारी किलर के बतौर किसी की हत्या करने की अनुमति नहीं दे सकते। और राजस्थान हाई कोर्ट का तो अभी फैसला आया हमारे इस एक्सपोजर के बाद में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जीने का अधिकार भ्रूण को भी है। तो ये जीने के अधिकार की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। सर, उम्मीद करते हैं कन्या भ्रूण हत्या को लेकर जो मुहिम स्टार्ट हुई, कहीं ना कहीं लोग जागे, लोगों में इच्छा शक्ति जागे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़, आप मसूरी में यहाँ पर आए, और मेरे ख्याल से एक पत्रकार होने के नाते पहली बार शायद ये गौरव आप ही को प्राप्त है कि अब जितने भी IAS अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं नौकरशाह देश को चलाते हैं बोलते हैं, तो आप उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनको सारी चीज़ें बता रहे हैं। वो अनुभव आपका कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ से जानना चाहेंगे, और क्या क्या पूरा उसमें रहा, क्या उत्सुकता उनके अंदर देखी गई? देखिए, यहाँ पर मुझे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में बुलाया गया, जो IAS ऑफिसर्स का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर 160
उन फेज़ 1 के IAS अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई है, आज उनसे बातचीत हुई, एक लेक्चर भी था। मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने चीज़ को समझने की कोशिश की और स्टिंग ऑपरेशन के तरीकों को समझने की, स्टिंग ऑपरेशन की उपादेयता को समझने की कोशिश की, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काम ये कर सकते हैं। क्योंकि 640 जो ज़िले हैं देश के, उनमें से करीब 540 के आसपास या उससे भी ज़्यादा ज़िले ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हैं, और उनमें से ये 160 जब पहुँचेंगे, 1/3 के आसपास, ये अगर जाकर के तस्वीर बदलने की शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये मुझे पता नहीं कि जर्नलिस्ट पहले कोई यहाँ पर आया था या नहीं आया था, लेकिन जो रिस्पॉन्स मुझे मिला इस मुद्दे को लेकर के या स्टिंग ऑपरेशन की समझ को लेकर के, वो मेरे लिए एक अद्भुत था। गांव का आदमी हूँ, इस तरह के अधिकारियों से बात करने में मुझे झिझक होती है, खासकर जो नई पीढ़ी आ रही है, तो उनके बीच में अपनी बात कहना, और सबकी क्यूरियोसिटी ये थी कि आपने किया क्यों। तो जब ये बात उनको समझाई गई, बताई गई, तो हर एक के मन में ये था कि इस मामले में कुछ किया जाना चाहिए, और जो दृढ़ इच्छा उनमें नज़र आ रही है, कुछ एक को अगर छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि वो अगर जाकर के एक डिटर्मिनेशन के साथ में काम शुरू करेंगे तो देश में एक ज़बरदस्त बदलाव आ सकता है। आप सभी लोगों से रूबरू हुए, जैसे आपने बताया कि आखिर क्यों किया वाला सवाल सबसे ज़्यादा था। इसके अलावा क्या वाकई में आपको वो सीरियसनेस उनमें दिखाई दी? क्योंकि शुरुआती फेज जब वो लोग जाएंगे फील्ड में, निश्चित तौर पर पहले जोश होता है, वो लोग काम करते हैं, लेकिन जब यही अधिकारी समय बीतने के साथ साथ आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं करप्शन हर जगह देखने को मिलता है। हो सकता है आने वाले समय पर यहाँ भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर भी होगा, लेकिन अभी उनके एटीट्यूड को देखकर आपको क्या लगा कि वाकई में वो लोग कितने गंभीर थे इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा ये है, उनसे आप पूरी तरीके से रूबरू हुए, उनका एटीट्यूड आपको कैसा लगा? दीपक जी, एक सबसे बड़ी बात होती है सोच पैदा करने की। सोच उनमें मौजूद है, एक मकसद के साथ वो इस प्रशासनिक सेवा में आ रहे हैं। अब उनका सोच लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी अगर सोचें तो मैंने उनको कहा कि आने वाले समय का अगर सबसे बड़ी कोई कानूनी व्यवस्था की स्थिति खड़ी करेगा, समस्या बनेगा, तो यही मुद्दा बनेगा। क्योंकि जिन घरों में बेटियां नहीं होगी, बहुएं नहीं होंगी, तो वो किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के प्रभाव और इसके कानूनी पहलुओं को जिस तरह से समझने की या बात करके अपनी तरफ से क्वेरी करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि वो इसको लेकर बेहद गंभीर है। और जिन लोगों से भी मेरी बात हुई, जो भी प्रशासनिक अधिकारी बनकर अपने अपने ज़िलों में जाने वाले हैं, 1 साल बाद में वो अपने अपने ज़िलों में कलेक्टर लगेंगे, अगले 2-3 महीने बाद में वो SDM के बतौर तैनात हो जाएंगे, तो उन सबसे जो बात हुई उससे एक चीज़ समझ में आई कि वो जाते ही एक अभियान तो शुरू करेंगे। और अगर देश के 160 ज़िलों में ये अभियान किसी भी तरह से शुरू हो सके तो मुझे लगता है बहुत बड़ी कामयाबी की बात होगी। आपकी अगर बात करें, आपने सारी मुहिम स्टार्ट की थी, काफ़ी समय हो गया, अब लगता है कि इस पर कुछ काम हो रहा है, आगे क्या कैसे इसको जारी रखेंगे, कैसे इससे जुड़े रहेंगे? क्योंकि एक मुहिम जो आपने स्टार्ट की थी वो वाकई में समाज से जुड़ी हुई थी, समाज के हित में थी। देखिए, मैं कोई जो आमिर खान कह रहे हैं वही बात मैं कह रहा हूँ। मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ कि एक ही इशू को फॉलो करता रहूँ। मेरी कोशिश होती है लंबी लकीर खींचने की। मैं एक खबर के बाद में दूसरी खबर प्लान करता हूँ तो ये सोच करके करता हूँ कि उससे बड़ी खबर होनी चाहिए। जब भंवरी वाला मामला हुआ राजस्थान में, तो हर कोई को लग रहा था कि ये केस स्टेब्लिश नहीं होगा। हमने उस CD को एक्सपोज किया और उस केस को स्टेब्लिश किया, नतीजा ये कि 14 लोग अंदर हैं। तो मुझे लगता है कि एक जर्नलिस्ट की जो भूमिका होनी चाहिए समाज में, करप्शन को एक्सपोज करने की, अच्छी चीज़ों को सामने लाने की और जो गड़बड़ है उसको एक्सपोज करने की, वो भूमिका मुझे अदा करनी चाहिए और वो मैं अदा कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इस मुद्दे से मैं अलग हट गया, लेकिन उस तरह के स्टिंग फिर कभी प्लान किए जा सके ये सहज नहीं है, क्योंकि हमारा चेहरा जाना पहचाना है, अब सब लोग समझ चुके हैं, हमारे तरीके को वो समझ चुके हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि स्टिंग ऑपरेशन को लेकर जैसे आज जो ट्रेनी IAS अधिकारी है उनसे बात हुई, किस तरह से अब स्टिंग को प्लान किया जा सकता है, क्योंकि जो तरीका हमारा था वो तो एक्सपोज हो चुका है। अब किस तरह से किया जा सकता है उस पर बाकायदा उन्होंने मेरे नंबर लिए हैं, वो अपने इलाकों में जाने के बाद में बात करेंगे किस तरह से वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तरीके नहीं होंगे लेकिन काम रुकेगा नहीं। अब सिपाल जी हमारे साथ मौजूद थे, जिस तरह से हमने सिपाल जी से बात की, तो कहीं ना कहीं सिपाल जी का भी मानना है कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी अपनी, अगर वो लोग ठान लें तो वाकई में इसको वो रोक सकते हैं।